हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, 2 साल के बाद में अगर कंपनी ऐसा करती है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी कि अगर 2 साल के बाद ऐसा होता है तो कंपनी को बिना किसी विवाद के उस क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि क्लेम देना पड़ेगा। हाँ, तो निर्विवाद बिना किसी विवाद के। तो 2 साल का अवधि कंपनी के पास भी है और ग्राहक के पास भी है। 2 साल की अवधि के अंदर अगर कंपनी प्रूव कर लेती है, ठीक है, नहीं कर पाती है तो 2 साल के बाद में बिना किसी विवाद के जो भी क्लेम होगा उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये मैम? ये क्लियर है। अब ये पहला नियम है, ये बीमा का पहला नियम है। अब इस नियम के आधार पर सेक्शन 45 बना, धारा 45। धारा 45 किसका, कौन से एक्ट की धारा है? इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट है ना। इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1938 में आया था। हाँ, ये सब याद रखिएगा। देखिए पूरा ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा अगर आप लाइन से याद रखेंगे। 1938 में सेक्शन 45 में इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज के अंदर ये लिखा गया है कि 2 साल के अंदर अगर कोई ग्राहक पहला नियम का पालन नहीं करता है। पहला नियम कौन सा है बीमा का? बीमा का पहला नियम है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत। अगर वो ये क्या होता है सिद्धांत? सिद्धांत ये कहता है कि आपको बिना पूछे भी अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना है। अगर नहीं बताया तो ऐसी स्थिति में दंड मिलेगा। और दंड क्या होगा? दंड ये होगा कि 2 साल के अंदर कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो सारी प्रीमियमें जब्त करके पॉलिसी को सीज कर सकते हैं। और 2 साल के बाद 2 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो 2 साल के बाद, अब्दुल राशिद जी वेलकम। 2 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बिना किसी विवाद के उनका भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी क्लेम है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक क्लियर है मैम? है। तो अब मत भूलिएगा। अब देखिए भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब ये प्रश्न है। तो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? नेशनलाइजेशन। नो 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 2000 में तो IRDA ने काम करना शुरू, 1999 में IRDA बना था। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जसविंदर जी ने बताया 1956, यानी कि 1956 में 1 सितंबर 1956 में LIC जब बनाई गई थी। तो LIC बनी थी ना बहुत सारी कंपनियों को मिला करके। तो भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण तभी हुआ था। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, मुझे बताइए कि भारत में जनरल इंश्योरेंस यानी कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो 1972 में हुआ था। इसको गिबना कहते हैं, GIBNA, है ना। तो गिबना का फुल फॉर्म क्या है? गिबना का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? राशिद जी आप भी आंसर दे सकते हैं, अब्दुल राशिद जी। हाँ, अच्छा, कॉपी घर पे रह गई। टेस्ट में भी कॉपी सबकी घर पे रहेगी मैम। हाँ, तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब्दुल राशिद जी आप बता पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा ट्राई किया। क्या है? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। हम लोगों ने कल ना एक कम्युनिकेशन का मीडियम भी पढ़ा था। कल कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं पढ़ पाए थे ना कल हम लोग। हाँ, कम्युनिकेशन का मीडियम हम लोग आज पढ़ेंगे। अब इससे पहले हमने एक पढ़ा था IGMS, याद है? IGMS। हाँ, IGMS का फुल फॉर्म क्या क्या होगा? ये सबके लिए है क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGMS? IGMS, हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGMS? जी, IGMS का फुल इंटरनल, आपने कोशिश, हाँ, इंटरनल ग्रेवियंस मैकेनिज्म सिस्टम।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इंटरनल ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, यानी कि आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। ग्रेवियांस मतलब होते हैं शिकायतें, तो आईजीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनल ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा कि हर इंश्योरेंस कंपनी को अपना एक आईजीएमएस बनाना पड़ता है, और कोई भी ग्राहक है उसको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहली शिकायत वो कहाँ करेंगे, वो सबसे पहली शिकायत आईजीएमएस में करेंगे। और आईजीएमएस में अगर वो शिकायत उनकी सुनी जाती है और वो सेटिस्फाइड हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सेटिस्फाइड होते हैं आईजीएमएस में तब वो बीमा लोकपाल या आईआरडीए में जा सकते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति आईजीएमएस में शिकायत नहीं करते हैं और वो सीधे आईआरडीए या बीमा लोकपाल के पास चले जाते हैं, तो क्या बीमा लोकपाल आईआरडीए उनकी शिकायत सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। वेरी गुड। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो यही कहेंगे कि पहले आपने अपने आंतरिक घर में चीज़ें निपटाई हैं, यानी कि अपनी कंपनी से आपने शिकायत करी है। अगर नहीं करी है तो पहले आप अपने कंपनी में शिकायत करिए। आईजीएमएस जो कंपनी का होता है, इंटरनल ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, उसमें आप शिकायत करिए। अगर वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हम आपकी शिकायत को सुनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब दो बातें और ध्यान रखनी है। आईआरडीए के पास जब भी कोई शिकायत जाती है तो 10 दिन का टाइम, 10 डेज, 10 दिन का टाइम आईआरडीए लगाता है उस शिकायत को सुनने में। वैसे ही अगर एक शिकायत बीमा लोकपाल के पास जाती है, जिसे इंग्लिश में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, तो उसको 15 दिन लगते हैं उस शिकायत को सुनने के लिए। ठीक है। अब लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि बीमा लोकपाल अगर कोई भी शिकायत जो नॉर्मल शिकायत है तो 1 महीने लगेगी उसको सुन के उसका निर्णय देने में। लेकिन अगर कोई अर्ली क्लेम है या ऐसा क्लेम है जिसमें बहुत ज़्यादा जांच की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जांच होनी ज़रूरत है, तो ऐसे में 6 महीने लग जाते हैं कोई भी क्लेम की फाइनल डिसीजन आने पे आने में बीमा लोकपाल का। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बीमा लोकपाल मैक्सिमम 6 महीने। अब ये 6 महीने कैसे कैसे क्लेम हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो अर्ली क्लेम्स होते हैं, अर्ली क्लेम्स मतलब शीघ्र दावे। अब देखिए, हिंदी में अर्ली क्लेम को शीघ्र दावे कहते हैं। अब ये शीघ्र दावे कौन से होंगे? आज पॉलिसी ली और 3 साल के अंदर अंदर, पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई दावे आते हैं तो उसे अर्ली क्लेम्स कहा जाता है। और अर्ली क्लेम्स पे जांच ज़्यादा होती है। देखिए, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को पकड़िएगा। अर्ली क्लेम पे जांच ज़्यादा होती है, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होने की वजह से अर्ली क्लेम को मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं। उसका चार्टर्ड है 6 महीने। 6 महीने तक जो है अर्ली क्लेम्स को सेटल किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं अर्ली क्लेम्स में। अब अर्ली क्लेम्स में ऐसा क्यों होता है? इसलिए भी होता है कि क्या पता ये क्लेम जो आया है, ये क्लेम आने के उद्देश्य से ही पॉलिसी ली गई थी। आप समझिएगा, इंटेंशन इशू, यानी कि भाई आप ये देखिए कि हमें नहीं पता आज वो जो ग्राहक को हम पॉलिसी बेचेंगे वो 3 साल रुकेंगे, वो पूरे जीवन भर अच्छे से पूरा अपना लाइफ बिता के जाएंगे, या ईश्वर न करे बीच में कोई दुर्घटना हो गई। लेकिन अगर आज पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर ऐसी कोई बात हो रही है, तो यहाँ पर शक करना बनता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे ग्राहक को ये पॉलिसी इसी उद्देश्य से दी गई कि यही होना ही था, मतलब कि डेथ श्योर थी। अगर डेथ श्योर थी किसी कारण से, तो हो सकता है उनको कोई गंभीर बीमारी रही हो जो छिपाई गई हो। तो ऐसे जो भी क्लेम होते हैं ये अर्ली क्लेम की कैटेगरी में आते हैं। 1 साल से 3 साल पॉलिसी लिए, आज पॉलिसी लिया, आज से 3 साल के अंदर अंदर अगर ऐसा होता है तो अर्ली क्लेम्स में आते हैं। इनकी जांच ज़्यादा होती है। तो अर्ली क्लेम को हिंदी में शीघ्र दावे कहा जाता है। तो मेरे को लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्ली क्लेम क्या होता है और अर्ली क्लेम की जांच ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम कितने महीने में या कितने दिन में इसका जो भी क्लेम है वो सेटल किया जाता है। तो क्लेम सेटलमेंट 6 महीने मैंने आपको बताया। अगर दिन में पूछा जाएगा, मान लेते हैं महीने में ऑप्शन में नहीं दिया है, दिन में दिया है, तो डेज होंगे 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज। तो आप ये लिखिएगा 180 डेज, क्योंकि 6 महीने में 180 दिन होंगे, है ना। तो ऐसे करके आप मोटा मोटा आंसर अपना याद रखिएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा फिर से मैं प्रश्न पूछता हूँ, अब की बार ध्यान से सुनिएगा। एक सुरेश ने
एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है, हाँ, दिनेश से खरीदी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। तो आप बताइए कि यह विवाद कहाँ सुना जाएगा। अब ध्यान से ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन बताइएगा। पहला, राज्य स्तर पर। दूसरा, बीमा लोकपाल के पास। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर। चौथा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। कहाँ सुना जाएगा? हाँ जी मैम, कहाँ? हाँ जी, तो कहाँ सुना जाएगा? 20 लैक्स, 25 काट दीजिए मैम, 20 लाख 20 लैक्स। प्रॉपर्टी 75 लैक्स की, हाँ बिल्कुल 75 लैक्स, हाँ 75, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप ये देखिए कि स्टेट लेवल पर सुनी जाएगी, क्योंकि स्टेट लेवल की जो लिमिट है वो है 20 लाख से 1 करोड़ तक की जितनी भी शिकायतें हैं वो स्टेट लेवल पर सुनी। अगर ये 1 करोड़ से ऊपर की शिकायत होती तो राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती, और अगर 20 लाख से नीचे की शिकायत, मान लेते मैं, मेरा प्रश्न है 17 लाख की एक पॉलिसी है, तो वो कहाँ सुना जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनी जाएगी। हाँ, और अगर पॉलिसी का मैटर है तो उसको हम बीमा लोकपाल के पास भी सुन सकते हैं, राइट? तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। देखिए, अब कम्युनिकेशन के बारे में मैंने शायद कल कम्युनिकेशन थोड़ा रह गया था, कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं। कम्युनिकेशन में एक सोर्स होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ सोर्स है, ये मीडियम है, ये माइक है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बोल करके ये जो मैसेज है ये इनकोड होकर के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है और फिर डिकोड हो रहा है। तो आपने याद रखना है दो चीज़ें, इनकोडिंग और डिकोडिंग, दो चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। हाँ, तो जब कभी भी कोई चैनल के माध्यम से आकर के सोर्स से रिसीवर तक पहुंचता है तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग दो चीज़ें होती हैं, तो ये याद रखिएगा, है ना। और इसी का उल्टा डिकोडिंग और इनकोडिंग, और इनकोडिंग और डिकोडिंग, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। हमेशा जो भी मैसेज है वो पहले इनकोड होता है, ENCODING, इनकोडिंग, और फिर डिकोडिंग होता है, DECODING। पहले इनकोड होता है फिर डिकोड होता है। तो ये प्रश्न कभी पूछ लेते हैं, इनकोडिंग, डिकोडिंग, हाँ, इनकोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाँ, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ। हाँ, अब सही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला। हमेशा याद रखिएगा, पहले इनकोडिंग होगी फिर डिकोडिंग होगी। जो भी प्रश्न में आएगा तो इनकोडिंग डिकोडिंग वाले को ही आपने करना है। अच्छा, देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो अलग अलग माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए कुछ तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जब हम बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन जा रहा है, लेकिन कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये हमारे हैंड्स के मूवमेंट से, इशारों से, ऐसे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कि बिना किसी आवाज़ के कम्युनिकेट करते हैं। कभी कभी जैसे आपको ऑल द बेस्ट करने के लिए ऐसे थंब कर दिया तो ऑल द बेस्ट हो गया, तो ये क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर भी कभी कभी कोई एक प्रश्न आ जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बस एक टिप, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आपने ना, जैसे जज होते हैं ना, जज जो किसी केस की सुनवाई करते हैं, वो सुनते हैं उस केस को, तो हर प्रश्न को आपने जज की तरह देखना है, पढ़ना है, और जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको आपके हिसाब से उस पर टिक लगाना रहता है। क्योंकि बीमा बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, मैं आपको बताऊं, और बीमा एक बहुत ही ऐसा विषय है जहां पर सच्चाई से हमें चीज़ें देखनी होती हैं। लोग झूठ बोलते हो सकते हैं, लेकिन बीमा अधिनियम में कहीं ये नहीं लिखा है, और बीमा अधिनियम में लिखा है
कि हमको बिना पूछे ही सत्य सत्य बोलना चाहिए। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जो एजेंट हैं, जो बेचते हैं, जो सेल्स पर्सन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि सबको सच बोलना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कोपा बताया था कल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप में से कोई बताएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? व्हेन कोपा वॉज केम इनटू फोर्स। कोपा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ग्राहक संरक्षण अधिनियम। हाँ जी, हाँ मैम। अच्छा, कल कवर नहीं किया, ओके, तो ठीक है, हम आज कवर करते हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपा, ये वही है जो डिस्ट्रिक्ट, जो उपभोक्ता फोरम की हम बात कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में जो हमने चर्चा करी थी, वही कोपा है। ये कोपा जो है ना, ये बिल 1986 में आ गया था और इसमें अमेंडमेंट 2002 में हुआ, यानी कि 1986 में ये आ गया था कोपा, और जो इसमें अमेंडमेंट हुआ वो 2002 में भी हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब IGMS का तो फुल फॉर्म आपको आता ही है, इंटरनल ग्रेवियंस मैकेनिज्म सिस्टम, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि बीमा लोकपाल 15 दिन में अपनी शिकायत रिसीव कर लेता है, एक्नॉलेज कर लेता है कि आपकी शिकायत आई है। और बीमा लोकपाल मैक्सिमम 1 महीना और मिनिमम 1 महीना नॉर्मल क्लेम्स में, और अर्ली क्लेम्स या जिस क्लेम में जांच आ जाए तो मैक्सिमम कितना लगाता है? 6 महीने लगाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। तो कोड ऑफ कंडक्ट में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरी वॉइस आ रही है ना आप सभी लोगों को? हेलो, ओके, ग्रेट। तो देखिए, मैं कोड ऑफ कंडक्ट में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोड ऑफ कंडक्ट में एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारे एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम सभी को जो एजेंट हैं, हमने हमेशा अपने पास अपनी आइडेंटिटी कार्ड एक आता है वो रखना है, कंपनी की तरफ से आपको भी आएगा। हमेशा जब भी पॉलिसी बेचने जाते हैं तो वो आइडेंटिटी कार्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ग्राहक को सारी बातें सत्य सत्य बतानी होती हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ACR लिखना पड़ता है ग्राहक का। ACR क्या होता है? ये होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ACR का फुल फॉर्म होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि एजेंट की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जिसमें वो ग्राहक के बारे में लिखता है कि ये ग्राहक कैसे हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, सब ठीक है कि नहीं है, ये वो लिखते हैं। और यही बात एजेंट को प्राइमरी अंडरराइटर बना देता है, यानी कि प्राथमिक जोखिम आंकन करता। अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और मिलेगा, अंडरराइटिंग। इसको मैम बहुत ही ध्यान से सब लोग लिखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है इसको समझने की कोशिश करिएगा। अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं जो जोखिम का आकलन करते हैं। इनको हिंदी में जोखिम आंकनकर्ता कहा जाता है। और इंश्योरेंस में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक्चुरी और दूसरा अंडरराइटर। एक्चुरी वो होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, बीमा के प्रोडक्ट बनाते हैं, मृत्यु दर के आधार पर वो एनालाइज करके प्रीमियम तय करते हैं, लेवल प्रीमियम तय करते हैं। ये सारा काम एक्चुरी का होता है और ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। भारत में शायद 2, 4, 6 ही एक्चुरी हैं जो सारी बीमा कंपनियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाँ जी, ये एक्चुरी बताया मैंने जी, एक्चुरी, हाँ जी। अच्छा, अब जो दूसरा मैंने बताना है वो है अंडरराइटर। अंडरराइटर मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं जोखिम आंकनकर्ता। जोखिम आंकनकर्ता वह व्यक्ति होते हैं जो जोखिम का आकलन करते हैं कि मेरे ग्राहक का ये प्रोफाइल आया है। अब प्रोफाइल कैसे आता है? ग्राहक का KYC डॉक्यूमेंट है, ग्राहक का जॉब है, उसका फैमिली हिस्ट्री है, उसकी बीमारियां अगर कोई करंट में है कि नहीं है, उसका हैबिट है, हैबिट में स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में, और उसका कहाँ रहते हैं, किस लोकेशन में है ना, जॉब प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी बोला। तो इन सब को एनालाइज करने के बाद में जोखिम आंकनकर्ता डिसीजन लेते हैं कि जो प्रीमियम इस सम एश्योर्ड पे चार्ज की गई है, क्या यही प्रीमियम इनको लागू होगी या और प्रीमियम बढ़ाना, इनको रेट अप दें, प्रीमियम और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। तो ये सारा काम अंडरराइटर का होता है।
तो जो अंडरराइटर काम कर रहे हैं, जोखिम का आकलन कर रहे हैं, सेम वही काम एजेंट अपनी एसीआर में करता है, यानी कि एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में करता है। तो जो जब एजेंट शुरुआत में ये काम कर लेता है जोखिम के आकलन करने वाला, इसीलिए एजेंट को प्राइमरी अंडरराइटर कहा जाता है। और इसको अभिकर्ता यानी कि एजेंट के साथ साथ जोखिम अंकन करता यानी कि प्राइमरी को आप कहेंगे प्राथमिक जोखिम अंकन करता कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी अंडरराइटर भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि एजेंट निम्नलिखित में से क्या है, तो वो आ जाएगा कि एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, प्राइमरी अंडरराइटर है या एक्चुअरी है। तो आप उसमें से लिख देंगे कि वो प्राइमरी अंडरराइटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक बात है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी के कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझे बीच में रोक करके आप प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। बीमा का अनुबंध होता है जिसमें बीमा कंपनी और बीमा धारक यानी कि कस्टमर और कंपनी के बीच में होता है। कस्टमर प्रीमियम देता है कंपनी को और कंपनी उसके बिहाफ में कस्टमर को सम एश्योर्ड देती है, बीमा धन देती है। जैसे अगर एक कस्टमर है मिस्टर राजू ने 1 लाख रुपया दिया कंपनी को, तो कंपनी पहले प्रीमियम रसीद जब काटती है तब से ही राजू के ऊपर 10 लाख का बीमा कर देती है। यानी कि राजू ने आज 1 लाख रुपए जमा किए, लेकिन आज से ही राजू की प्रोटेक्शन की वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई, 10 लाख रुपीज़ हो गई। तो कुछ पॉलिसीज़ में ये 20 लाख रुपए भी हो जाती है, और टर्म प्लान में अगर आप जाएंगे तो उसमें तो वही और ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी ली है और कितने का सम एश्योर्ड लिया गया है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा जैसे ये जो अनुबंध है, अनुबंध 2 लोगों के बीच में होता है। तो 2 लोग कौन कौन से? पहला तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। दूसरा, वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, यानी कि माइंड से बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और बिल्कुल मतलब एकदम दिवालिया बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। तो हमारा जो एजेंट है वो एसीआर में लिखते समय ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए उनको प्राथमिक जोखिमांकन करता है यानी कि प्राइमरी अंडरराइटर कहा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं कि हमने जो पहला नियम किया था, पहला नियम बीमा, देखिए बीमा के 3 नियम हैं। मैंने आपको बार बार 3 नियम बोल रहा हूँ, मैंने लिखवाया एक ही है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत, है ना। तो अब आप 2 और लिख लीजिए। एक होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित, और तीसरा होता है आपका लॉ ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का नियम। तो ये 3 नियम होते हैं, पहला अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट और तीसरा लॉ ऑफ इंडेमनिटी। ये 3 नियम होते हैं। तो लॉ ऑफ इंडेमनिटी, इसे हिंदी में कहते हैं मैम क्षतिपूर्ति का नियम। हाँ, लॉ ऑफ इंडेमनिटी, इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हाँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैम। इंश्योरेबल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं बीमा योग्य हित, राइट, इसको हिंदी में कहते हैं बीमा योग्य हित। अब हम एक एक करके देखिए। सबसे पहला वाला तो आपने क्लियरली समझ लिया था। पहले वाले में क्या था कि चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, ग्राहक ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना है, और अगर बता देता है अच्छी बात है, पॉलिसी अच्छे से चलती रहेगी। अगर नहीं बताते हैं तो फिर सेक्शन 45 चालू हो जाएगा। सेक्शन 45 कहता है कि यदि कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट छिपाया है तो 2 साल के अंदर अंदर बीमा कंपनी के पास ये अधिकार है, वो पॉलिसी को सीज करके प्रीमियम जब्त कर सकती है। लेकिन उसी में ये भी लिखा है कि 2 साल के बाद बिना किसी विवाद के, अगर कंपनी जो है 2 साल के बाद भी नहीं पकड़ पाई या बाद पकड़ती है कोई ऐसी बात, तो बिना किसी विवाद के क्लेम को भुगतान कर दिया जाएगा। ये पहला नियम है। तो ये पहले नियम का पूरा सार और सेक्शन 45 भी साथ में मैं बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब आता है दूसरा नियम, बहुत अच्छा नियम है दूसरा नियम भी। दूसरा नियम बीमा का है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं बीमा योग्य हित। अब देखिए, अभी हम लोग जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कॉल पे, एक मैं हूँ डॉक्टर मनोज भट्ट, दूसरे अब्दुल राशिद जी हैं,
जसविंदर कौर मैम है, सोयल अग्रवाल मैम है, सृष्टि माथुर मैम। अब हम सब जितने जुड़े हुए हैं, हम सब का, हम देखिए एक दूसरे को अभी हमने जानना शुरू किया है। ईश्वर न करे हम में से कभी किसी को कुछ हुआ तो दूसरे को इमोशनल लॉस होगा, यानी कि हम कहेंगे यार आदमी अच्छा था, इंसान अच्छा था, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर बीमा नहीं ले सकते। आप समझिएगा बात को, कि मेरे न रहने पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तो मेरे ऊपर आप बीमा नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे ही सोयल मैम जो है वो जसविंदर कौर मैम के ऊपर बीमा नहीं ले पाएंगी, सृष्टि मैम के ऊपर नहीं ले सकते, हम राशिद जी के ऊपर नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि एक मित्र के ऊपर बीमा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसमें बीमा योग्य हित नहीं होता। तो यदि पूछा जाए कभी भी कि बीमा योग्य हित किसका किस पर होता है, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहली बात तो बीमा योग्य हित आपका आपके ऊपर होगा, सबसे पहला, यानी कि इंसान का अपने ऊपर। और फिर हस्बैंड और वाइफ का आपस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है, बच्चों में बीमा योग्य हित छिपा हो सकता है, हमारी संपत्ति चाहे वो चल अचल कोई सी भी हो, तो उस पर हमारी जो है बीमा योग्य हित होगा, हम उसका बीमा ले सकते हैं। जैसे गाड़ी का बीमा ले सकते हो आप अपनी फिर देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी गाड़ी का बीमा ले सकते हैं, अपने घर का बीमा करा सकते हैं, फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर का नहीं करा सकते, या किसी और की गाड़ी का हम नहीं करा सकते अपने नाम से। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा बीमा योग्य हित यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। अब एक केस ऐसा है कि एक व्यक्ति हैं राम, दूसरे हैं श्याम, तो राम और श्याम जो हैं, या मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं, ये दो हैं मान लेते हैं। तो अब ऐसे समझ लीजिए राशिद जी हैं और मैं हूँ, अब्दुल राशिद जी और मैंने अब्दुल राशिद जी से 10 लाख रुपए लिए, तो अब्दुल राशिद जी ने मुझे दे दिए लिखा पढ़ी में, है ना, नोटराइज्ड लिखा पढ़ी में। तो अब अब्दुल राशिद जी मेरे लेनदार हो गए और मैं उनका देनदार हो गया, यानी कि डेटर क्रेडिटर हो गए हम एक दूसरे के। तो अब अब्दुल राशिद जी मेरे ऊपर में बीमा ले सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना मैंने लोन लिया है, यानी कि जितना मैंने पैसा लिया है 10 लाख रुपए। अब ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए मैंने लिए और वो 1 करोड़ का बीमा ले लें, ये तो गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद में पता चला हम रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो 90 लाख का सीधे सीधे प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता। यानी कि बीमा योग्य हित वो होगा जितने जितने का हमारे ऊपर में है, हाँ, लेनदार देनदार के बीच में जितना है। अब देखिए बीमा योग्य हित और किस किस के बीच होता है, ये याद रखने वाली बात है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का भी होता है, यानी कि जो जैसे हम जॉब करते हैं तो एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में जितना हमारा पैकेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा बीमा कंपनी ले सकती है। इन केस कोई ऐसी बात होती है तो चीज़ें बने। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य हित एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का भी होता है, की मैन का भी होता है। की मैन कौन होता है? किसी भी बिजनेस में एक जो मुख्य व्यक्ति होता है, 1 या 2 या 3 4 हो सकते हैं, ऐसे मुख्य व्यक्ति जिनके हटने या न रहने पर बहुत बड़ा लॉस हो जाए फाइनेंशियल, तो ऐसे व्यक्तियों को की मैन कहते हैं उस बिजनेस का, और की मैन इंश्योरेंस भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स का, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, 2-4 पार्टनर हैं उसमें, तो उनका भी आपस में बीमा योग्य हित बनता है, वो भी एक दूसरे के ऊपर बीमा ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंतर्गत आती हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, बीमा योग्य हित अगर है तो ही बीमा लिया जा सकता है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक दोस्त के ऊपर बीमा लिया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि बीमा चालू हो गया है, इसका साक्ष्य क्या है? बीमा किसी कंपनी में चालू हो गया, शुरू हो गया है, इसका साक्ष्य यानी कि इसका एविडेंस क्या है? तो आप क्या बताएंगे? FPR, कल मैंने बताया था। FPR मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, पहली प्रीमियम रसीद, है ना। हाँ, FPR अगर पहली प्रीमियम रिसिप्ट जारी हो जाती है, इशू हो जाती है, तो ये माना जाता है, यही उसका एविडेंस है कि बीमा कंपनी पे उस व्यक्ति का पॉलिसी यानी कि सम एश्योर्ड यानी कि बीमा धन चालू हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहली प्रीमियम की रसीद को तो FPR कहते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। दूसरी और तीसरी प्रीमियम की रसीद को क्या कहेंगे? बाद की जो जितनी भी होती है वो होती हैं रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट,
यानी कि उनको हम कहते हैं आरपीआर। याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है जी, उनको कहते हैं आरपीआर, तो ये याद रखिएगा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे शायद, हाँ जी, आरपीआर का राशिद जी, हाँ आरपीआर का रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट एफ, हाँ रिन्यूअल, क्योंकि वो रिन्यू होता है ना, नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम जाएगा तो वो रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट होगा, आरपीआर। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक जो तीसरा नियम है, हाँ अब देखिए 2 नियम हमने बीमा के पढ़े, तो जीवन बीमा में ये 2 ही नियम लागू होते हैं, याद रखिएगा। जीवन बीमा में ये 2 ही नियम लागू होते हैं। कौन कौन सा, मुझे कोई नाम बता सकते हैं, कौन कौन से 2 नियम जीवन बीमा में लागू होते हैं? वेरी गुड मैम, अटमोस्ट गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये जीवन बीमा में सिर्फ ये 2 नियम लागू होते हैं। एक तीसरा नियम भी मैंने लिखवाया है, वो होता है लॉ ऑफ इंडिमनिटी। इंडिमनिटी इंग्लिश का वर्ड है, इसे हिंदी में हम कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति यानी कि लॉस की भरपाई करना, ऐसे समझ लीजिए, जो लॉस हुआ है, जो क्षति हुई है, हानि हुआ है, उसकी भरपाई करना। तो कभी भी जीवन बीमा में आप देखिए, हम कभी ये कर ही नहीं सकते, यानी कि कोई भी बीमा कंपनी उस व्यक्ति को वापस पैदा करके नहीं ला सकती जो चला गया, यानी कि वहाँ लॉस नहीं हो सकता मीट आउट। इसलिए ये क्षतिपूर्ति का नियम जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है वो जीवन बीमा पे लागू नहीं होता। और देखिए इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने आसान मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस घुमा के आते हैं, बीमा के बारे में ही आएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखना है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का नियम, ये क्षतिपूर्ति का नियम अपने आप में ये बताता है कि ये सामान्य बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, गाड़ियों का और स्वास्थ्य का बीमा, ये जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो सामान्य बीमा का ये नियम होता है, ये वाला जो तीसरा नियम है ये सामान्य बीमा का है, ये जीवन बीमा का नियम नहीं है। तो सामान्य बीमा मतलब गाड़ियों का बीमा या आपका स्वास्थ्य बीमा, ये सामान्य बीमा में आता है। अब देखिए स्वास्थ्य बीमा में आपने सुना होगा कि किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, यानी कि उसका सम एश्योर्ड 5 लाख का था। अब वो जब बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो उनका खर्चा 2.5 लाख का आया। तो 2.5 लाख रुपए ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 5 लाख पूरा मिल जाए, यानी कि जितना लॉस हुआ था उतना ही मिलेगा स्वास्थ्य बीमा में। वैसे ही गाड़ियों के केस में अगर देखें, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है, मिस्टर XYZ कोई भी नाम है, तो उनकी गाड़ी कहीं जा कर के लड़ जाती है, लड़ने के बाद आगे का बम्पर टूट गया, मान लेते हैं 4 व्हीलर है, आगे का बम्पर टूट गया और एक लाइट एक तरफ की निकल के बाहर आ गई। अब ऐसे में जो खर्चा बना, वो खर्चा मान लेते हैं बन गया आपका, मान लेते हैं 25,000 का, और उनकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है किसी भी गाड़ी की, वो गाड़ी की वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि गाड़ी मान लेते हैं वो 10 लाख की है, तो 10 लाख पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से जो 25,000 रुपये जो जितने का क्लेम है उतना ही दिया जाएगा। तो क्षति की पूर्ति, लॉ ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलता है। तो ये सिर्फ सामान्य बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस में लागू होता है, जहां गाड़ियों का बीमा और स्वास्थ्य का बीमा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम चलें तो हमने तीसरा नियम भी आपको बता दिया। अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक बताने जा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है मानव जीवन मूल्य का। हिंदी में इसे मानव जीवन मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और शॉर्ट फॉर्म इसका है HLV। कभी कभी HLV देंगे और आपसे कहेंगे इसका फुल फॉर्म बताइए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। HLV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है मानव जीवन मूल्य। अब देखिए मानव जीवन जो मूल्य है, वैसे तो देखिए हर इंसान का जीवन बहुत कीमती है, अगर आप ओवरऑल किसी इंसान की वैल्यू लगाएं पैसे के टर्म में तो अनमोल होता है, उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बीमा के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में हर व्यक्ति की एक कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है। उसको कैसे निकाला जाता है? उसको निकाला जाता है उसकी सालाना आय कितनी है, यानी कि वो सालाना कितना कमाते हैं। अब मान लेते हैं एक है मिस्टर राजू जो सालाना
5 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी उम्र आज 40 साल है और वो 60 साल तक रिटायर होंगे, है ना? ऐसा ही तो होगा। अब इस केस में 60 में से उनकी आज की आयु कितनी है? 40 साल माइनस करेंगे तो कितना आया? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स उन्होंने काम करना है अभी से लेकर के, और उनकी सालाना आय 5 लाख रुपए है, तो 20 को 5 लाख रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो 20 साल उन्होंने अभी काम करना है रिटायरमेंट तक आज से, तो अगर इसको हम उनकी आज की इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलेगी। अब आप देखिए, मिस्टर राजू की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 करोड़। तो अगर मिस्टर राजू, अब ये बात बहुत बारीकी से सुनिएगा कि आज अगर मिस्टर राजू की जो वैल्यू निकल के आई है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, वो 1 करोड़ की निकल के आई है, और ईश्वर न करे कोई बात आज ही हो जाती है तो उनके परिवार में 1 करोड़ का लॉस है सीधा सीधा। तो इसलिए वो अपने ऊपर, मिस्टर राजू को 1 करोड़ का बीमा रखना चाहिए। अगर वो अपने ऊपर 1 करोड़ का बीमा रखते हैं तो वो आज से लेकर के जितना अपने पूरे जीवन पर्यंत कमा करके परिवार में ले करके जाएंगे, वो परिवार की स्थिति जो है वो उतनी मेंटेन रहेगी, कभी डाउन नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए बीमा की महत्वता है। अब मिस्टर राजू जीवित रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा 1 करोड़ कमा लेंगे, क्योंकि आज उनकी जो आय है वो 5 लाख है, कल बढ़ेगी भी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि मिस्टर राजू ही अपने परिवार के लिए मनी मेकिंग मशीन है, एक ऐसी मशीन जो पैसा पैदा करती है उनके परिवार के लिए। अब इस मशीन को कुछ हो गया तो ऐसी स्थिति में परिवार में पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ, और कितना आना बंद होगा? 1 करोड़। तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति की जो वैल्यू निकाल दी, उसी वैल्यू को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट देने वाले जो प्रोफेसर थे, उनका नाम है प्रोफेसर हुबनर। ये आप नाम भी याद रखिएगा। प्रोफेसर हुबनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि वैसे तो इंसानी जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन पैसे के टर्म में हम इंसान की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी कीमत निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे? उसकी आज की आय कितनी है, इनकम कितनी है, एनुअल इनकम, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके रिटायरमेंट की एज कितनी है, कितने साल वो काम करेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। अब ये तो बात हो गई ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। अब बात आती है कि हमारे जीवन में 3 तरीके के रिस्क होते हैं। इंसानी जीवन में 3 तरीके के रिस्क हैं। एक रिस्क है बहुत जल्दी, मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरा जीवन जी करके अगर डेथ होती है तो उनकी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो जब लोग जाते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं, यार चलो ठीक है, अपनी पूरी उम्र खा के गए और चलो पूरी दुनिया देखी, बच्चे बड़े हो गए, अब तो इनके नाती पोते भी हो गए थे, तो ये बात आती है। तो यानी कि बहुत, अगर इसी के उल्टा एक व्यक्ति 25 साल का है, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो ये एक रिस्क है, जल्दी मर जाना एक रिस्क है। दूसरा एक रिस्क होता है बहुत ज़्यादा जिंदा रह जाना, यानी कि अभी 80 साल, अभी 60 साल में तो रिटायरमेंट आ जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद में 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल जी गया कोई आदमी, सोचिए क्या स्थिति होगी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जीना, लंबा जीवन भी एक रिस्क है। उसके लिए अब किसी का मान लीजिए रिटायरमेंट तक तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद इनकम नहीं आ रही है तो उनको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। ज़्यादा लंबा जीने का जो रिस्क है, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। और बहुत जल्दी अगर डेथ कर गए तो इसके लिए इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, इंश्योरेंस की, है ना, जिसमें वो अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो उनको चाइल्ड प्लान, चाइल्ड का मैरिज प्लान, ये सब पहले से प्लानिंग करके चलना चाहिए। अब एक, ये तो 2 रिस्क मैंने बताया कि बहुत जल्दी मर गए, ये रिस्क, बहुत लंबा जी गए, ये रिस्क। दूसरा, एक तीसरा रिस्क भी है कि लिविंग विथ डिसेबिलिटी, यानी कि ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कैसे? अभी तक मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई XYZ, वो व्यक्ति, मिस्टर राजू को ही ले लेते हैं। मिस्टर राजू अभी अपने परिवार के लिए 5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, लेकिन अब हुआ क्या, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनका चोट बहुत गंभीर आई, जिसमें उनका एक पाँव और हाथ चला गया, एक पाँव भी चला गया और एक हाथ भी चला गया। अब ऐसी स्थिति में ये पूरे डिसेबल हो गए। अब ऐसी स्थिति में वो जहाँ जिस कंपनी में जॉब करते थे, वो कंपनी ने भी उनको कुछ धनराशि दे करके बंद कर दिया। अब तो वो उनकी नौकरी भी चली गई, अब अपना खर्चा भी है,
भाई वो भी जिंदा हैं, तो वो उनका अपना खुद का भी एक्सपेंस है और प्लस परिवार का भी वहन करना है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर होती है। इसके लिए बीमा में एक ऑप्शन है जिसमें डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये राइडर भी लगाए जाते हैं, जिससे कभी ईश्वर न करे कोई व्यक्ति डिसेबल हो। अब देखिए पॉलिसी ली थी, अब देखिए केस स्टडी समझिए, एक व्यक्ति ने पॉलिसी ली, मिस्टर राजू ने, उसने लिया कि मेरी अगर डेथ होती है तो मेरे परिवार को मिल जाएगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबा जीवन जीता हूँ तो मुझे रिटायरमेंट में पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अब ये तीसरा वाला कंडीशन क्या है कि वो एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं करी, तो क्लेम नहीं मिलेगा, और वो भी सरवाइव कर रहे हैं और इनकम भी बंद हो गई, तो अब कैसे आगे का चलेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी का, जिसमें कि अगर व्यक्ति डिसेबल हो गया तो उसको क्लेम मिल जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने बारे में पूरी प्लानिंग इस तरीके से करे। तो 3 तरीके की रिस्क होते हैं। अब ये रिस्क के बारे में आपको अगर कोई प्रश्न पूछता है तो रिस्क भी आप ध्यान में रख करके बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो जीवन बीमा का प्रीमियम है, प्रीमियम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उसकी उम्र कितनी है, वो व्यक्ति करता क्या है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, हैबिट्स क्या हैं, कहाँ का रहने वाला है, हाँ ये सारी चीज़ें, मैरिड है अनमैरिड है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर उसका प्रीमियम निकाला जाता है। अब आप देखिए कि आज से 20 साल उसको प्रीमियम देना है, तो 20 साल तक का प्रीमियम लेवल्ड प्रीमियम बना करके दे दिया जाता है। यानी कि आज प्रीमियम 20,000 रुपये आया किसी का, तो उसको आज भी 20 देना है, कल भी, और 20 साल बाद भी उसको 20,000 ही देना है प्रीमियम। तो ये पूरा कैलकुलेशन एक्चुरियल कैलकुलेशन कहलाता है, और लेवल प्रीमियम को निकालने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर में काम किया जाता है, और ये पूरा कैलकुलेशन एक्चुअली करते हैं जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति के जो गोल है ना, वो गोल 3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। याद रखिएगा, इसको लिखना चाहें तो लिख लें। देखिए शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अब देखिए शॉर्ट टर्म गोल यानी कि वो गोल जो आपके आज के हो सकते हैं, आज, या 1 महीने के, 1 हफ्ते के हो सकते हैं, 1 महीने के हो सकते हैं, या 3 महीने तक के गोल हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल में ऐसा आ सकता है किसी ने कोई टेलीविज़न खरीदना है, या राशन का खर्चा है, किचन का खर्चा है, काम वाली बाई लगी उनका देना है, बिजली का देना है, दूध वाले को देना है, राशन वाले को देना है। तो ये जो गोल हैं ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे गोल, ऐसे गोल। और हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 ही तरीके के गोल होते हैं। दूसरे गोल होते हैं मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल में क्या होगा कि आज से 1 साल बाद के तक के गोल हो सकते हैं, यानी कि 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, ये मिडिल टर्म गोल होते हैं। जैसे कोई ये सोचते हैं कि हमको छुट्टियों पे जाना है, अभी गर्मी की छुट्टियां बच्चों की आने वाली हैं, तो हम बच्चों के साथ में कहीं आउटिंग पे जाने का ये गोल हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे मिडिल टर्म गोल। हाँ, और कुछ गोल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है, अरे मेरा बेटा है तो उसकी एजुकेशन है, शादी है, बिटिया है तो उसकी हायर एजुकेशन, शादी है, ये लॉन्ग टर्म। आज तो छोटे हैं, 5 साल के हैं, आज से 20 साल बाद जब वो 25 साल के होंगे उस टाइम पर हमको एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी घट जाएगी, और जो आज हमारा 1 लाख रुपए है, हो सकता है उस टाइम पे वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू हो रहा हो। तो हम कैसे उसको बना सकते हैं, तो उसके लिए हमको आज सोचना पड़ेगा। अब सोचिए कि हमने जिस पेड़ से आज हम आम खाते हैं, यानी कि जो पेड़ आज आम दे रहा है, वो आज या 1 साल पहले तो लगा नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो बहुत सालों पहले लगा होगा, और किसी ने लगाया होगा, शायद जिसने लगाया होगा उसने आज खाया भी नहीं होगा आम उसका। तो कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस में भी और हमारी जो लॉन्ग टर्म की ज़रूरतें हैं उनमें यही होता है कि हमको आज से हमको कुछ ना कुछ सोचते हुए हमको पेड़ लगाना पड़ता है, या कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे हम बच्चों को उस समय हमको सोचना ना पड़े। जैसे अचानक से मान लेते हैं 12 बच्चे ने पास किया और CPMT या उसने कुछ ऐसा निकाल लिया कोई टेस्ट, और उसमें फिर हुआ क्या कि हमको तुरंत से पैसे की ज़रूरत पड़ी कि अरे 1 करोड़ रुपया चाहिए इसके हायर एजुकेशन के लिए, तो कहाँ से आएगा। तो वो इमीडिएट करने के लिए लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, 2 ही काम करते हैं। या तो वो कहते हैं बेटा कुछ और देख लो, तो एक तो ये हो गया,
या दूसरा क्या होता है कि अच्छा चलो ठीक है तुम ये कर रहे हो तो हम ऐसा करते हैं ये ज़मीन और ये घर बेच देते हैं, चलो तुम्हें करा लेते हैं। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो किसी भी व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। हमें अपने ग्राहकों को भी ये सच्चाई और ये रियलिटी से वाकिफ़ कराना पड़ता है। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म की ज़रूरतें होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले बीमा यानी कि इंश्योरेंस सिर्फ लॉन्ग टर्म के नीड्स को पूरा करता था। आज की डेट में कोविड के बाद अब चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, बदलाव आ गया है। पहले हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, एक बारी तो पेजर होते थे, फिर मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन के बाद टच स्क्रीन फ़ोन आए, टच स्क्रीन फ़ोन के बाद अब प्रो वर्जन और एडवांस प्रो और ऐसे ऐसे आता है, यानी कि हर चीज़ एडवांसमेंट हो रही है। वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी एडवांस हो गई हैं। अब आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि बीमा पॉलिसी अब लॉन्ग टर्म गोल के साथ साथ आपके मिडिल टर्म गोल को भी पूरा करता है। यानी कि आपके जो, जैसे मान लीजिए किसी ने कहीं टूर का प्लानिंग बनाया है, तो ऐसी भी पॉलिसी है कि आज से आपने पॉलिसी ली, अगले साल से आपको आपका वापस उसमें से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगा, नेक्स्ट ईयर एंड से, सेकेंड ईयर एंड से। तो उससे आप अपने जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बदलाव आया है कोविड के बाद। अब बहुत सारे ग्राहक हमारे ऐसे हो गए हैं, ज़्यादातर लगभग मोर देन 70-80% लोग कहते हैं भैया अब लंबे समय की हमें कोई चीज़ नहीं मत बताओ, हमें ऐसे बताओ कि आज हम दें तो हमें जल्दी से कुछ चीज़ मिलने लगे। तो बीमा कंपनी में जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। अब एडवांस और प्रो वर्जन की पॉलिसीज़ भी आने लगी हैं, जिसमें कि आपको नेक्स्ट ईयर से ही रिटर्न भी मिलने शुरू हो जाता है, वो भी आपके बैंक अकाउंट में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो किसी भी ग्राहक की होती हैं, और ये 3 तरीके के सेगमेंट में ही डिवाइड करी जाती है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है जो बहुत छोटे गोल्स होते हैं, मीडियम टर्म जो कि आपके 1 साल तक के हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म यानी कि जो कि बहुत लंबे समय 10 साल 20 साल बाद जो हमें चाहिए उसके बारे में। तो ये कभी पूछा जाता है आपसे कि भाई ये नीड कैसी होती है ग्राहक की, तो आप बता सकते हैं 3 तरीके की होती है और ये होती है, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि अब परिवार की अलग अलग परिवारों की स्थिति भी जानिए कि देखिए परिवार भी अलग अलग होते हैं। एक होते हैं, आपने सुना होगा कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार, है ना, जिसमें सारे लोग रहते हैं, दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, सब लोग मिलकर के एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन आजकल के परिवेश में अगर आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में, तो संयुक्त परिवार अब टूट से गए हैं। अब यूनाइट फैमिली यानी कि एकल परिवार शुरू हो गए हैं, और एकल परिवार की स्थिति ऐसी होती है अब कि या तो हस्बैंड कमा रहे होंगे या वाइफ कमा रही होंगी, या हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे होंगे। तो इनको फाइनेंस की लैंग्वेज में बोला जाता है सिंगल इनकम फैमिली या डबल इनकम फैमिली। अगर एक व्यक्ति कमाते हैं तो सिंगल इनकम फैमिली, 2 लोग कमा रहे हैं तो डबल इनकम फैमिली। अब 2 लोग कमा रहे हैं तो डबल इनकम फैमिली यानी कि पैसे के टर्म में थोड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी, राइट। अब सिंगल इनकम फैमिली अगर है, एक ही है इनकम, तो ऐसा जो फैमिली है ये थोड़ा फाइनेंशियली वीक होंगे इनके कंपैरिजन में डबल इनकम फैमिली। अब इसमें भी 2 तरीके से आता है। एक होते हैं सिंगल इनकम फैमिली विथ किड्स, यानी कि बच्चों के साथ, अब उनके बच्चे हैं, अब किड्स बोला है तो छोटे बच्चे होंगे, हाँ, सिंगल इनकम फैमिली विथ स्मॉल किड्स। अब दूसरे आएंगे डबल इनकम फैमिली विथ स्मॉल किड्स। हाँ, तो इन दोनों में से किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी? डबल इनकम फैमिली विथ स्मॉल किड्स। जाहिर सी बात है इनमें ज़्यादा पैसा आ रहा होगा। अब इसके बाद में एक परिवार ऐसा भी आता है एक स्टेज में जहाँ पर सिंगल इनकम फैमिली विथ इल्डर किड्स, मतलब बड़े बच्चे हो जाते हैं इनके, बड़े बच्चों के साथ। वहाँ पर दूसरा डबल इनकम फैमिली विद बिग किड्स, मीन्स बड़े बच्चों के साथ में, आप ऐसे समझिए। तो अब इसमें भी स्थिति वही रहती है, और जो माँ बाप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो परिवार के कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो एक हिसाब से यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको अपने बच्चों के हायर एजुकेशन भी देखनी है, अपना रिटायरमेंट भी देखना होता है, अपना स्वास्थ्य भी देखना होता है, और प्लस बच्चों की शादी भी देखनी होती है। तो ये और भी बड़ी भयानक स्थिति आ जाती है। मतलब कहने का सिंपल ये है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमें फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं, जो आज दिक्कतें लग रही हैं, वो बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। तो हमको उनको कम करना है।
उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। हमको उसके लिए, चाहे हम इंश्योरेंस करें, पीपीएफ करें, म्यूचुअल फंड करें, कुछ भी करें, हम आज उस पैसे को निवेश करें ताकि हम आगे वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, चाहे हम सिंगल इनकम फैमिली हो, चाहे हम डबल इनकम फैमिली हो। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, स्टेजेस की अगर हम बात करें तो एक स्टेज ऐसा था आपका भी, हमारा, हम सबका, जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड स्टेज। तो ऐसा स्टेज जहाँ पर बीमा की आवश्यकता नहीं होती। आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे का कभी बीमा नहीं किया जा सकता, नहीं, और ना ही किया जाता है। अब आप कहेंगे कुछ बीमा पॉलिसी तो चाइल्ड पॉलिसी होती है, बच्चों का बीमा करती हैं। बच्चों का बीमा जरूर करती है, लेकिन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के साथ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट उनके माता पिता के साथ होता है। तो अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि कौन सी ऐसी उम्र होती है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ बीमा की आवश्यकता नहीं होती, तो आप आँख बंद करके लगा दीजिएगा चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। बचपन में बीमा की आवश्यकता नहीं होती। बीमा की आवश्यकता धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, यंग होते हैं, अनमैरिड होते हैं, रहते हैं, तब बीमा की आवश्यकता होती है। मैरिड होने के बाद, मैरिड विद किड्स वाली स्थिति में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तब बीमा की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कुछ लोग होते हैं रिस्क रिटेंशन करते हैं, यानी कि जोखिम प्रतिधारण करते हैं अपने ऊपर, और कुछ लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, यानी कि जोखिम को नज़रअंदाज करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जोखिम का हस्तांतरण कर देते हैं। आप बताइए इन तीनों कैटेगरी में सबसे बेस्ट क्या है और क्या होना चाहिए? रिस्क ट्रांसफ़र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोखिम का हस्तांतरण करना, ये सबसे समझदारी भरा फैसला है। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे एलिमेंट ध्यान में रखने होते हैं, जिसमें कि हमको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कैसे देने चाहिए, क्या देने चाहिए, महंगाई दर जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि हमारे ग्राहक को क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, इसको बात करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। मैं अगर अभी आप ही में से किसी से पूछ लूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना, आज एमबीए अगर किसी को कराना हो बच्चे को अपने, तो कितना पैसा लगेगा, और आपके बच्चे का आज एज कितनी है, आज से कितने साल बाद वो हायर एजुकेशन में जाएंगे और तब कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमको इन्फ्लेशन अपने आप ही पता चल जाएगा। आज से 10 साल, आप देखिए, इसको आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी कर सकते हैं। आज सन 2000 में जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये थी ना, उसका भी घर बड़ा अच्छा चलता था, और आज 10,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रह गई। आज 1 लाख रुपये की वैल्यू है। 1 लाख रुपये जो व्यक्ति कमाते हैं उनका घर चलता है। अब वो ये ना सोचें कि 1 लाख रुपये पे हम ऊपर की श्रेणी में आ गए, नहीं नहीं, 1 लाख रुपये में सिर्फ घर चलता है आज। लेकिन सन 2000 में अगर किसी की 1 लाख रुपये की अगर इनकम होती तो शायद उस समय हम कह सकते थे कि हाँ, उनका जो फैमिली का स्तर है वो, और उनका जो इनकम स्तर है अच्छा है। लेकिन आज 1 लाख रुपये की वैल्यू नहीं रह गई। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ साथ पैसे की कीमत गिर जाती है। आज से 20 साल पहले, सन 2000 में आप ऐसे समझिए, जिसकी 10,000 रुपये तनख्वाह थी, उसका घर बहुत अच्छे से चलता था, उसमें वो पैसे बचा भी लेता था, इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दे देता था, बच्चों के फीस भी दे देता था, किचन का खर्चा भी चल जाता था, पेट्रोल भी हो जाता था, फिर भी बचत हो जाती थी। लेकिन आज 1 लाख रुपये में भी ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें भी आँख खोलनी पड़ेगी, हमारी इनकम कितनी है और हमें कहाँ तक पहुँचना। आप सोचिए, हम अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो कितना हमको सोचना पड़ रहा है, तो हमारे ग्राहक को भी हमने ये अवेयर करना पड़ता है कि सर, आज ये स्थिति, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाली है, इसके बारे में ज़रा सोचिए। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज से 20 साल बाद, लगभग 1943 में, अब सोचिए, आज मैं बता दे रहा हूँ, आज से 20 साल बाद, चलिए 1943 छोड़िए, 1940 में एक व्यक्ति जिसकी महीने की इनकम अगर 10 लाख रुपए होगी तो उसका घर चलेगा सर। मैं बिल्कुल ये फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ घर चलेगा। वो अपने आप को अमीर ना समझे, उसका सिर्फ घर चलेगा।
यानी कि वो अपने वही जो प्रीमियम देगा, घर का किराया, घर का चीज़ें, किचन का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, ये सब देने के बाद में वो कुछ बचेगा नहीं 10 लाख रुपए इनकम होने के बाद भी। सन 2040 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैं इतने दावे से क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा हूँ और मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे बोल दिया आपको, जो पुराने आंकड़े हैं उसके आधार पे बोल दिया। हर 20 साल में इनकम लगभग 10 गुना होना ज़रूरी है। यानी कि जिसकी इनकम 10,000 रुपये थी सन 2000 में, सन 2020 आते आते उसकी इनकम 1 लाख रुपए होना ज़रूरी है, सिर्फ उस स्तर को मेंटेन करने के लिए। वैसे ही सन 2040 आएगा तो उसको 10 लाख होना ज़रूरी है, उसी स्तर को मेंटेन करने के लिए। ये महंगाई दर है। और इसको और पीछे चले जाइए, सन 1980 में अगर आप जाएंगे तो जिसकी इनकम उस समय महीने की 1,000 रुपये थी, तो आज उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, बराबर है सर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं महंगाई दर। और इस महंगाई दर को समझना पड़ेगा और अपने ग्राहकों को भी समझाना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन, महंगाई दर क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि समय के साथ साथ पैसे की कीमत गिरती है बढ़ती है, तो आप सीधे बता दीजिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ साथ पैसे की कीमत घटती है, पैसे की कीमत घटती है। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, चलिए, ये भी केस स्टडी है, ऐसा कभी कभी पूछा जा सकता है कि अगर बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा लेगा, ध्यान से सुनिएगा, बैंक अगर अपने ब्याज दर बढ़ा लेगा तो बॉन्ड्स का जो रेट है, जो ब्याज दर है, ऐसे समझिए, वो घटेगा या बढ़ेगा, बताइए। बैंक, मेरा प्रश्न दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? राशिद जी हैं? राशिद जी के लिए प्रश्न बड़ा अच्छा था, राशिद जी कट गए, हाँ बैंकर थे वो। अच्छा, फिर भी आप लोग भी कोशिश करिए कि, अच्छा ग्रेट ग्रेट, थैंक यू राशिद जी, ये आपके लिए है, सबसे पहले आपने आंसर देना है, बाकी फिर बाकी लोग ट्राई करेंगे। देखिए राशिद जी, अगर बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देता है तो बॉन्ड्स का क्या होगा? बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट घटेगा, बढ़ेगा या सामान्य रहेगा? राशिद जी क्या किया? हाँ, सृष्टि मैम ने बताया, बहुत बढ़िया, डिक्रीज। देखिए, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सृष्टि जी अब आपकी चॉकलेट बन गई, लेकिन मैं दूंगा कैसे आपको? आप अपने टेरिटरी मैनेजर से ले लीजिएगा मेरी तरफ से, है ना, हक से मांगिएगा। हाँ बोलिएगा, और मेरा नाम भी बोल दिएगा, डॉक्टर मनोज भट्ट ने बोला था, RTM नॉर्थ सेंट्रल। हाँ हाँ ठीक है, और मेरी अगर नहीं देंगे तो मेरी बात भी करा दीजिएगा। अच्छा, तो आपने एक चॉकलेट विन कर लिया एक्चुअली। अब है क्या कि देखिए, बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी चीज़ें हैं, इनका रेट गिर जाता है। और इसी का उल्टा, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट गिराता है तो बॉन्ड्स और बाकी चीज़ का जो दर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? इसका सिंपल तरीका है, अगर बैंक ब्याज बढ़ाएगा तो आप और मैं पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक में, जाहिर सी बात है। और बैंक जब ब्याज दर गिराता है तो आप और मैं अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में नहीं, ब्याज दर जब घटती है तो हम बैंक से निकाल करके उसको दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उस बाकी चीज़ों का जो रेट है जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ध्यान रखिएगा। राइट, वेरी गुड, वेल ट्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, आज 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया है आप लोगों ने। अगर यहाँ पर तक अगर क्षमता है तो आगे बढ़ें, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्ट्स का है और प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ना है। किसी का टेस्ट नज़दीक तो नहीं है अभी? रिसेंटली किसी का टेस्ट तो नहीं है? अभी नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसका? अच्छा, आपका 2 दिन, ठीक है ठीक है, आपका 2 दिन बाद है। हाँ अशोक जी, हाँ अशोक जी, कल है अशोक जी का टेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अशोक जी ये बताइए कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है अभी तक?
अच्छा, क्लियर कर लेंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं अपना ना नंबर आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ।